हेलो बच्चों। तो बेटा, आज हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज का पार्ट बी पढ़ेंगे। पार्ट ए में एक्चुअली हम लोग ने क्या क्या देखा था। जैसे कि हम लोग ने एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था इन्फेक्शियस डिजीज में, प्रोटोजोअन डिजीज के बारे में। और प्रोटोजोअन डिजीज में मैंने आपको दो डिजीजेस के नाम पढ़ाए थे जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। पहला मैंने आपको पढ़ाया था मलेरिया, और सेकंड मैंने आपको पढ़ाया था अमीबियासिस। फिर मैंने आपको जब लास्ट लेक्चर स्टार्ट किया था तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डायरिया और डिसेंट्री के बारे में मेन डिफरेंसेस बताए थे कि डायरिया और डिसेंट्री में क्या डिफरेंस होता है। कि अगर कोई पर्सन 3 बार से ज्यादा एक दिन में अगर स्टूल को पास करता है तो इस चीज को मैंने क्या बोला था, डायरिया। और ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से बेटा दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है। फिर जब मैंने डिसेंट्री की बात की थी तो बहुत सारे बच्चे डायरिया और डिसेंट्री में कंफ्यूज करते हैं, और इसलिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से डायरिया और डिसेंट्री में डिफरेंस बताया था कि डिसेंट्री में क्या होगा आपका कि पेन इन एब्डोमेन होगा, डायरिया तो होगा ही, और साथ ही साथ स्टूल में ब्लड और म्यूकस भी मिक्स हो सकता है, और इंटरमिटेंट फीवर भी आ सकता है, मतलब फीवर आता जाता रह सकता है। ठीक है। तो ये चार चीजें मैंने आपको डिसेंट्री में पढ़ाई थी। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि डिसेंट्री जो होता है वो दो पैथोजन से हो सकता है एक्चुअली। एक पहला पैथोजन जो मैंने आपको बताया था, जो कि मैंने बोला था बैसिलरी डिसेंट्री। ये इसका मतलब क्या है, ये बैक्टीरिया से होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिजेलोसिस, क्योंकि ये होता है शाइजेला डिसेंट्रियाई से। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था एक अमीबिक डिसेंट्री के बारे में जो होता है आपका एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज ए मेंबर ऑफ प्रोटोजोआ, और इसीलिए इस डिसेंट्री को हम लोग प्रोटोजोअन डिसेंट्री भी बोलेंगे बच्चा। और याद रखिएगा इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, अमीबियासिस। और आपके जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो क्या मेंशन है बेटा, आपका अमीबियासिस। तो हम लोग अमीबियासिस को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किए थे कि व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ अमीबियासिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। फिर उसका देखा था हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि क्या होता है, फीको ओरल रूट से होगा। फिर हमने उसके क्लिनिकल फीचर्स देखे थे, और फिर हमने देखा था उसका पैथोजेनेसिस कि किस तरीके से जो आपका एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है बेटा, वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन के कोलॉन में रहता है, और वहां पर इरोजन भी करा सकता है, और इरोजन होने के कारण जो स्टूल में म्यूकस और ब्लड क्या होता है, मिक्स होकर आता है। ठीक है। और यहीं पर मैंने बताया था कि वो इरोड करके, मतलब कि इंटेस्टाइनल वॉल की वॉल को भेद करके कहां पर पहुंच सकता है, लीवर में, और वहां पर कॉज करा सकता है अमीबिक लीवर अब्सेस। तो ये छोटी छोटी बातें बेटा आपको याद होनी चाहिए। ठीक। फिर मैंने आपको अमीबियासिस के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था बेटा हेलमिंथिक डिजीजेस। और हेलमिंथिक डिजीजेस याद रखिए बेटा, आपको कुछ चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिमाग में होनी चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें आप एक चीज ध्यान रखिए कि आप कोई भी चीज अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, तो ये बात मुझे समझ में आ गई। फिर मैंने जब हेलमिंथिक डिजीज की बात की थी तो उसमें मैंने दो डिजीज के बारे में मैं आपको बताया था। एक मैंने आपको पढ़ाया था बेटा एस्कैरियासिस, जो होता है आपका किससे, बताइए, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड से। ठीक है। और एक मैंने आपको बताया था फाइलेरियासिस, और ये किससे होता है बेटा, आपका वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, जिसको ब्रग्या मलाई भी बोला जाता है। ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया था। फिर मैंने आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन वगैरह बताए थे, तो वो सब मुझे लगता है कि आपको पूरी तरीके से याद होंगे। ठीक। अब उसके बाद मैंने लास्टली मैंने ये बोला था कि हेलमिंथिक डिजीज को खत्म करने के बाद अब मैं बहुत इत्मीनान से क्या पढ़ाऊंगा बेटा आपको। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा इन्फेक्शियस डिजीज का जो टॉपिक है बेटा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कि कुछ डिजीजेस जो हो रखी जो दी हैं आपके एनसीईआरटी में, उनके सिर्फ नाम मेंशन्ड है, तो उनको मैं अलग से एक लेक्चर बनाकर पढ़ा दूंगा। थोड़ा सा आधा घंटे का लेक्चर होगा वो, लेकिन उसमें उन डिजीजेस के बारे में आप जान लीजिए। क्योंकि आपका जो ह्यूमन हेल्थ का जो टॉपिक है बेटा, अगर यही जो चैप्टर है, इससे ही पॉसिबिलिटीज होती है कि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आ जाए। ठीक बच्चों, चलिए, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। ठीक है। एक हम लोग पढ़ेंगे वायरल डिजीज के बारे में, और एक हम लोग पढ़ेंगे फंगल डिजीज के बारे में। आपकी एनसीईआरटी में
बैक्टीरियल डिजीज के जो दो बैक्टीरियल डिजीज ऐसी दी हुई है जिसके बारे में आपका डिस्क्रिप्शन मेंशन है, जैसे कि एक आपका हो गया टाइफॉइड और दूसरा क्या होगा बेटा आपका निमोनिया। एक दो बैक्टीरियल डिजीज मैं आपको और पढ़ाऊंगा अलग से जब लेक्चर पढ़ाऊंगा, तो जैसे कि हो गया आपका टिटेनी हो गया, ये कई जगह आपके मेंशन है बेटा। एक हो गया आपका डिप्थीरिया, और थोड़ा बहुत वूपिंग कफ के बारे में मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा बहुत मैं आपको ट्यूबरकुलोसिस के बारे में भी बता दूंगा। तो ये चार जो बैक्टीरियल डिजीज है इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, जो कि आपके आंसर में मेंशन नहीं है, सिर्फ नाम मेंशन है, और इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा 3-3 4-4 लाइन हम लोग उसके बारे में भी पढ़ लेंगे तो कुछ बुरा नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगर हम बात करते हैं किसकी बेटा, अगर वायरल डिजीज के बारे में बात करते हैं तो वायरल डिजीज में बहुत सारी वायरल डिजीज होती हैं जो मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा। ये आज के लेक्चर में पढ़ाऊंगा कॉमन कोल्ड, लेकिन याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, एचआईवी, और दो इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज मैं अलग से जब लेक्चर लूंगा तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा हेपेटाइटिस बी, और याद रखिएगा डेंगू। ठीक है, तो उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा दो 3-3 लाइन उसके बारे में भी आपको पढ़ा दूंगा। ठीक, फिर आ जाइए फंगल डिजीज। फंगल डिजीज का कोई भी नाम आपके एनसीईआरटी में अलग से मेंशन नहीं किया हुआ, सिर्फ एक ही फंगल डिजीज आप में दे रखी है, दैट इज रिंगवॉर्म। तो हम लोग उसको भी आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना लेक्चर, दैट इज बैक्टीरियल डिजीजेस। आइए बच्चों, बैक्टीरियल डिजीजेस। ठीक, चलिए तो ये हो गया आपका बैक्टीरियल डिजीजेस, और बैक्टीरियल डिजीजेस में जो मैं पहला बैक्टीरियल डिजीज आपको पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, दैट इज टाइफॉइड, दैट इज टाइफॉइड। टाइफॉइड, ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों टाइफॉइड के साथ मैं चाहता हूं कि इसका एक नाम और आप और याद रखें, दैट इज एंटेरिक फीवर। क्या बोला बेटा मैंने, एंटेरिक फीवर, एंटेरिक फीवर। और ऐसा इसलिए बोला है बेटा, एंटेरिक फीवर को इसलिए, इसमें फीवर तो आता ही है, हाई ग्रेड फीवर आता है, तो इसलिए फीवर तो हो गया। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा एंटेरिक नाम हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि ये इंटेस्टाइन का इंफेक्शन है। किसका है बेटा, इंटेस्टाइन का इंफेक्शन है। ठीक है, तो हम लोग इसको यहां पर लिख देते हैं, दैट इज इंटेस्टाइनल इंफेक्शन। इंटेस्टाइनल इंफेक्शन, ठीक है, क्योंकि ये इंटेस्टाइन में ही कुछ कुछ कराएगा। अब आइए देखते हैं, थोड़ा बहुत तो हम लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसा कि हम लोग हर चीज में देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट मतलब कौन डिजीज कॉज कराता है। ठीक है, और कॉजेटिव एजेंट में आप सबको पता होगा बेटा, मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं, दैट इज साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, तो मुझे ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया कि किससे होता है बेटा, आपका साल्मोनेला टाइफी से। ठीक है, चलिए अब एक दो पॉइंट वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखिएगा ये बेटा क्या होता है, एक फैकल्टेटिव एनारोब होता है। क्या होता है बेटा, एक फैकल्टेटिव एनारोब होता है, और एक्चुअली ये होता है ग्राम निगेटिव। ये क्या होता है बेटा, ग्राम निगेटिव होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा बॉटनी में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बेसिलाई होते हैं, तो ये क्या है आपका ग्राम निगेटिव है। ठीक है, चलिए अब कॉजेटिव एजेंट के बाद तो सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे बेटा, याद रखिएगा इसके बारे में, क्या, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, अब अगर हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ये होगा बेटा आपका फीको ओरल रूट।
फीको ओरल रूट। और फीको ओरल रूट मैंने कई बार पढ़ा रखा है बेटा, क्या होता है? ऐसा इंफेक्शन जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड हो। ठीक है, चलिए अब एमओटी के बाद जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है बेटा, दैट इज क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। और क्लिनिकल फीचर में बहुत इंपॉर्टेंट बेटा आप याद रखिएगा कि ये फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में बेटा हम लोग इसको बात कर सकते हैं। किस में बात कर सकते हैं बेटा? फर्स्ट वीक में क्या होगा और सेकेंड वीक में क्या होगा। तो यहां पर मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट वीक में क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट वीक में बेटा बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशंस आपको देखने को नहीं मतलब बहुत ऐसा बोल सकते हैं आप कि बहुत ज्यादा आपको सीरियस कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलेगी। सीरियस कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये फर्स्ट वीक है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो मुझे ये समझ में आ गया कि यहां पर जो फीवर होता है बेटा, फीवर जो होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। फीवर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि जब अगर इसका इंफेक्शन हुआ तो फीवर धीरे धीरे क्या होता रहेगा आपका? बढ़ता रहेगा। इसको इसी को मैंने क्या बोला? फीवर क्या है बेटा आपका? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक बच्चे, दूसरी बात, अगर पानी पी लेते हैं बेटा थोड़ा सा। ठीक, तो दूसरा मैंने क्या बताया बेटा? फीवर क्या होगा? एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। दूसरा आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बात करने जा रहा हूं यहां पर, हेडेक तो होगा ही, हेडेक। और थर्ड याद रखिएगा बेटा, इसमें एब्डोमिनल पेन हो सकता है। एब्डोमिनल पेन हो सकता है थोड़ा थोड़ा। एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन, या इसमें हम लोग एक चीज और बोल सकते हैं, बॉवेल इरेगुलरिटी। मतलब कि पेट में अनियमितताएं हो सकती है, मतलब कि थोड़ा डायरिया और कॉन्स्टिपेशन जैसी चीजें आपको देखने के यहाँ पे थोड़ा बहुत मिल सकती हैं। ठीक है, तो इसी को मैंने क्या बोला? बॉवेल, बॉवेल इरेगुलरिटी। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट वीक में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला फीवर क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। दूसरा क्या होगा? हेडेक होगा। और तीसरा बेटा एब्डोमिनल पेन। और फिर या बॉवेल इरेगुलरिटी। ठीक बच्चों, अब अगर मैं बात करता हूं सेकेंड वीक की, अब अगर मैं बात करता हूं सेकेंड वीक की, ठीक, तो सेकेंड वीक में याद रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहां पर आपको दिखेगा हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर मतलब फीवर बेटा, हाई ग्रेड का मतलब क्या है कि ये आपका फीवर पहुंच सकता है 102 103 के आसपास फीवर आपका पहुंच सकता है। 103 क्या फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो सेकंड पॉइंट जो बेटा बात करेंगे, याद रखिएगा, रोज स्पॉट्स ऑन द अपर एब्डोमेन। रोज स्पॉट्स ऑन द अपर अपर एब्डोमेन। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट मुझे थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि ये बेटा क्या है आपका? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रोज स्पॉट्स ऑन अपर एब्डोमेन ये पूछता है, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछता है। आइए थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं इसको कि रोज स्पॉट्स ऑन अपर एब्डोमेन कैसा अपने को देखने को मिलेगा। ये देखिए,
अपर एब्डोमेन, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, यहां पर बेटा हल्का सा दिखेगा, ठीक है। ऊपर अपर मतलब ऊपर की तरफ, ये देखो जैसे कि क्या है, दिख रहा है आपको, ठीक है। स्पॉट्स दिख रहे हैं आपको, रेड रेड रेड, वो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोज स्पॉट्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, रोज स्पॉट्स ऑन द अपर एब्डोमेन। ये वाला जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये वाला, ठीक है। और ये आगे साइड भी देखने को मिल सकता है, यहां पर भी देखने को मिल सकता है बेटा, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है कि ये वाला पॉइंट अभी अपने को समझ में आ गया, ठीक। चलिए, तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे वापस पहुंचते हैं, ठीक। चलिए, अब हम लोग थर्ड पॉइंट क्या बोलेंगे बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर इंटेस्टाइन में बेटा क्या आपको देखने को मिल सकता है, हैमरेज देखने को मिल सकता है। हैमरेज मतलब कि ब्लीडिंग हो सकती है इंटेस्टाइन में, और साथ ही साथ इंटेस्टाइन में परफोरेशन भी हो सकता है। सीवियर केसेस में क्या हो सकता है बेटा, अगर इसको एज सुन एज पॉसिबल ट्रीट नहीं किया गया तो ये इंटेस्टाइन में परफोरेशन भी क्या सकता है, मतलब इंटेस्टाइन को फाड़ सकता है, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या क्या बोला बेटा, यहां पर इंटेस्टाइनल हैमरेज, इंटेस्टाइनल हैमरेज और इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी देखने को मिल सकता है सीवियर केसेस में। सीवियर केसेस की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, सीवियर केसेस की। अब अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं, तो यहां पर नौजिया और वॉमिटिंग जैसी भी चीजें देखने को मिल सकते हैं। नौजिया, वॉमिटिंग, और नौजिया, अगर अगर किसी को वॉमिटिंग हो रही है बेटा, तो उसको डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, मतलब उसमें पानी की कमी भी हो सकती है, एंड डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, ठीक है। चलिए, ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया क्या, हाँ ना। उसके शरीर में दर्द रह सकता है, मसल्स में पेन हो सकता है बेटा, बॉडी में पेन हो सकता है, वो फैटीग हो सकता है, फैटीग मतलब थका हुआ, फैटीग के साथ साथ मलेज भी हो सकता है बेटा, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं क्लिनिकल फीचर्स में जो अपने को सेकेंड वीक में ज्यादा देखने को मिलेंगे। पहला मैंने क्या बोला, हाई ग्रेड फीवर, रोज स्पॉट्स ऑन द अपर एब्डोमेन, इंटेस्टाइनल हैमरेज और इंटेस्टाइनल परफोरेशन। फिर मैंने क्या बोला, नॉजिया, वोमिटिंग एंड डिहाइड्रेशन। एंड लास्ट मैंने क्या बोला, फैटीग एंड मलेज। और भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इतना काफी है सेकेंड वीक में, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, क्लिनिकल फीचर, ठीक है। और याद रखिएगा ये क्या है, इंटेस्टाइन का इंफेक्शन है। क्या होती है इसके पैथोजेनेसिस, वो आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बेटा, तो बहुत ज्यादा मैं डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूं, ठीक बच्चों। चलिए, अब अगर मैं बात करता हूं, अब अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो इसके बाद मैं देखूंगा डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस में अगर हम बात करते हैं, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस टेस्ट है बेटा, विडाल टेस्ट। क्या है, विडाल टेस्ट, ठीक है। विडाल टेस्ट की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये विडाल एक साइंटिस्ट का नाम है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने पहली बार इसके इन्वेस्टिगेशन को प्रोसेस किया था, मतलब कि टाइफाइड को कैसे पहचाना जा सकता है, कैसे अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसमें कैसे चीजों को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वो टेस्ट क्या है आपका, विडाल टेस्ट। और याद रखिएगा ये एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है, सीरोलॉजिकल टेस्ट। और बच्चों, एक चीज मैंने आपको हमेशा बताई है कि जहां कभी भी सीरोलॉजिकल टेस्ट आ जाए,
वहां पर याद रखिएगा कि टेस्ट बेस्ड ऑन एग्लूटिनेशन, इट मींस कि वो एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन पर बेस होता है। तो कैसे करेंगे? मान लीजिए हमने मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, सुनना बात ध्यान से, मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उस इन्फेक्टेड पर्सन का मैंने क्या किया, ब्लड ले लिया। सपोज करो मैंने ब्लड ले लिया और उस ब्लड में क्या होंगी, ब्लड में फिर मैंने उससे सीरम बना लिया। अब सीरम में क्या होगा, उसके एंटीबॉडीज होंगी, ठीक है। और मेरे पास एक अलग से सस्पेंशन रहेगा। क्या रहेगा? मेरे पास एक अलग से सस्पेंशन रहेगा जिसमें साल्मोनेला टाइफी के क्या प्रेजेंट रहेंगे, एंटीजेंस। मेरे पास एक सस्पेंशन हो गया जिसमें क्या हो गया मेरे पास, उसमें उस सस्पेंशन में क्या है, साल्मोनेला टाइफी के एंटीजन है। अब अगर मैं ये जो सीरम है, अब सिंपल सी बात है बेटा, बैक्टीरियल इंफेक्शन है, वो हमारे बॉडी में घुसा है, तो क्या उसके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम वर्क नहीं करेगा? करेगा। तो उसके खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। इसका मतलब मेरे ब्लड में क्या रहेंगी, एंटीबॉडीज। अब जब मैं उस ब्लड को या उस सीरम को टेस्ट, जो उसमें उस ऑल पहले से प्लान, मतलब पहले से जो प्रिपेयर्ड जो सस्पेंशन है, उसमें मैं अगर डाल दूंगा तो उसमें एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगी और मैं जान जाऊंगा कि इस पर्सन को क्या है, आपका क्या है, टाइफाइड पॉजिटिव है वो, ठीक है। और यही चीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा विडाल टेस्ट का बस इतना ही याद रखना है कि ये सीरोलॉजिकल टेस्ट है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा बच्चों, जो मैं आपको यहां पर मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो टेस्ट होता है, ये जो टेस्ट होगा, ये पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आएगा सेकेंड वीक में। पहले वीक में अगर किसी को इंफेक्शन हो रखा है बेटा, और तब मैं अगर विडाल कराता हूं, तो उसको उसका जो विडाल टेस्ट होता है वो पॉजिटिव नहीं आ पाता है, ठीक है। क्योंकि एंटीबॉडीज का कंसंट्रेशन ब्लड में उतना नहीं होता है, उतना सफिशिएंट नहीं होता है जो उस एग्लूटिनेशन रिएक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी अब आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर डायग्नोसिस समझ में आ गया तो अब क्या बच गया, ट्रीटमेंट। इतना ही याद रखना है बेटा बस, विडाल टेस्ट किसके लिए होता है आपका, यही पूछेगा आपसे, ठीक है। और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो क्योंकि ये बैक्टीरियल इंफेक्शन है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इंफेक्शन है, और बैक्टीरियल इंफेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बताइए, एंटीबायोटिक्स। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बेटा आप पढ़ेंगे जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे, जैसे कि आपका सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, एम्पिसिलिन, ओफ्लॉक्सेसिन। तो ये सब क्या होती हैं, आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो कि टाइफाइड में हम डॉक्टर्स यूज करते हैं उसको, ठीक है। चलिए, और अगर सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी देंगे बेटा, अगर किसी को फीवर आ रखा है तो उसको एंटीपायरेटिक्स नहीं दोगे क्या बच्चों, एंटीपायरेटिक्स दोगे, ठीक है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट थर्ड में क्या लिख देता हूं, सपोर्ट। जैसे कि सिम्टम्स आएंगे उसी सिम्टम के अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्या करेंगे और उसको ट्रीटमेंट देंगे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। मतलब सिम्टम जैसे दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ठीक है। और सपोर्टिव ट्रीटमेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें हम लोग और क्या देंगे, सपोर्टिव ट्रीटमेंट, ठीक है। तो यहां पर होता है आपका पूरी तरीके से आपका टाइफाइड वाला पार्ट खत्म, ठीक है। इतना ही याद रखना है बेटा, इसने से आपका पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं टाइफाइड के बाद, टाइफाइड के बाद जो सेकेंड डिजीज हमको पढ़नी है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, न्यूमोनिया। नाम तो सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। निमोनिया का नाम हमने बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, निमोनिया, ठीक है। चलिए, तो अगर हम निमोनिया की बात करते हैं तो ये भी क्या है बेटा, आपका बैक्टीरियल इंफेक्शन ही है। और बहुत इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसके जो कॉजेटिव एजेंट्स होंगे बेटा, बात बहुत ध्यान से समझना, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। हमने क्या बोला, इसका जो कॉजेटिव एजेंट होगा, इसका जो कॉजेटिव एजेंट होगा, पॉजिटिव एजेंट होगा, ठीक है। याद रखिएगा, वो तीन तरह के पॉजिटिव एजेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि
जैसे कि अगर हम पहला बात करें तो ये वायरस भी हो सकता है, वायरस से भी क्या हो सकता है, निमोनिया। अरे भैया एक बात बताओ, जो अभी हो रहा था, जो कोविड-19 था, वो भी तो आपका लंग इन्फेक्शन करा रहा था, तो क्या उसमें निमोनिया होने की संभावना नहीं थी? बिल्कुल थी। आ गई बात समझ में? तो ये बहुत सारे वायरसेस से भी हो सकता है निमोनिया, ठीक है। तो वायरस वाला पार्ट हम लोग अभी यहां पर नहीं पढ़ेंगे, ये आप एमबीबीएस में पढ़ने वाले हो, ठीक है। चलिए दूसरा अगर मैं बात करूं, बैक्टीरियल, बैक्टीरियल, बिल्कुल सत्य वचन, ठीक है। तो बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो दो तरह के बैक्टीरिया बेटा होंगे जो कि निमोनिया कॉज कराते हैं। पहले बताइए, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, क्या बेटा, या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस ठीक, आ गई बात समझ में। और दूसरा जो बैक्टीरियल होगा वो होगा आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। आ गई बच्चे बात समझ में? तो एक तो मैंने क्या बताया आपको, स्टेप्टोकोकस निमोनियाई, और दूसरा मैंने क्या बताया आपको, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी अब आपको समझ में आ गया होगा। क्या ये फंगस से भी हो सकता है? क्या ये फंगस से भी हो सकता है? बताइए बच्चों, क्या मैंने कभी पढ़ाया है? बिल्कुल पढ़ाया है, बट याद तो नहीं आ रहा है सर, याद तो नहीं आ रहा है। बिल्कुल आना चाहिए बेटा, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है। सोचो, सोचो, 2 मिनट वीडियो को पॉज करो और पॉज करके सोचो कि मैंने क्या पढ़ाया था आपको। याद आया? एड्स में पढ़ाया था। क्या याद आया? न्यूमोसिस्टिस कारनाई, न्यूमोसिस्टिस कारनाई, ठीक है। इसी को मैं क्या बोलता हूं, न्यूमोसिस्टिस, न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी, जीरोवेसी, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ाया था जब मैंने आपको एड्स पढ़ाया था, जब मैंने आपको एड्स पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको ये वाला कॉजेटिव एजेंट पढ़ाया था कि जनरली जनरली ये फंगस एक हेल्दी पर्सन में निमोनिया कॉज नहीं करा सकता है, लेकिन इम्यून कंप्रोमाइज्ड पेशेंट में, इम्यून कंप्रोमाइज्ड पेशेंट में, मार्क माय वर्ड, ये क्या करा सकता है बेटा, निमोनिया कॉज करा सकता है बच्चों। तो यहां पर मैं चुपके से लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में ये देखने को मिले। किसमें मिलेगा बेटा आपका? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में, इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में, ठीक है। चलिए अब कॉजेटिव एजेंट के बाद, कॉजेटिव एजेंट्स के बाद जो हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, ये तो पहला हो गया, ये तो पहला हो गया। अब हम लोग सेकंड जो पॉइंट बात करेंगे बेटा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि ये डिजीज फैलती किससे है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये है बेटा आपका ड्रॉपलेट इंफेक्शन, ड्रॉपलेट इंफेक्शन। आ गई बात समझ में? अरे सिंपल सी बात है बेटा, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है कि ड्रॉपलेट इंफेक्शन क्या होता है। कोई छींक देता है, उसमें क्या निकलती है, ड्रॉप्स निकलती हैं, बहुत माइन्यूट माइन्यूट ड्रॉप, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉपलेट्स, ठीक है। उनसे फैल सकता है, ठीक है। या किसी ने छींका और किसी इसमें फोमाइट्स में अगर वो चिपक गया, ठीक है, और उस फोमाइट किसी ने और ने पकड़ा और यहां पे लगा लिया, तो वो भी क्या हो सकता है आपको, ठीक है। तो एक तो ड्रॉपलेट इंफेक्शन हो गया, पहला ड्रॉपलेट इंफेक्शन, और दूसरा याद रखिएगा थ्रू फोमाइट्स।
आ गई बच्चे बात समझ में? ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, अब अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो मुझे लगता है ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, दैट इज क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर, आइए इसको अगले स्लाइड में ले लेते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करते हैं बेटा, क्लिनिकल फीचर्स को मतलब क्या है, साइन एंड सिम्टम्स, जो हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट, बताइए, हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर, ये तो अपने को देखने को मिलेगा ही। और दूसरा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि याद रखिए बेटा, इसमें हमारा निमोनिया मतलब कि हमारा ये, इसको हम लोग लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं बेटा, क्योंकि हमारा इसमें लंग इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करने का मतलब क्या है कि इसमें हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये वाला यहां से लेकर नेजल चैम्बर से लेकर यहां तक अगर इन्वॉल्व हो रहा है ये वाला पार्ट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और जिसमें हमारा लंग इन्वॉल्व हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा ये क्या है बेटा, पहला तो मैंने क्या बता दिया, हाई ग्रेड फीवर होगा। दूसरा याद रखिएगा, क्या इसमें कफ देखने को मिलेगा क्या बच्चों, कफ होगा क्या, कफ विद स्पूटम भी हो सकता है बेटा, स्पूटम भी हो सकता है। स्पूटम का मतलब क्या है कि इसमें खखार भी निकल सकती है, विद स्पूटम, विद स्पूटम। ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या बच्चों आपको? ठीक है बच्चों, चलिए, तो हाई ग्रेड फीवर तो हो गया। ठीक है, कफ विद स्पूटम, कभी कभी बेटा इसमें स्पूटम के साथ साथ बेटा यहां पर ब्लड मिक्स भी हो सकता है, मतलब कि स्पूटम में ब्लड भी आ सकता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोप्टाइसिस। हीमोप्टाइसिस, हीमोप्टाइसिस बोलते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, हाई ग्रेड फीवर का चिल्स एंड राइगर भी आ सकता है, इसको भी याद रखिएगा, मैं यहां पे लिखना भूल गया था। ठीक है, हाई ग्रेड फीवर के साथ साथ बेटा आपका चिल्स एंड राइगर भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, कपकपी के साथ बुखार आना। ठीक है बच्चे, चलिए, और क्या देखने को मिल सकता है बेटा इसमें, डिस्निया। डिस्निया, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, डिस्निया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पेनफुल ब्रीदिंग। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग तो होगा ही इसमें, इसमें क्या होगा, पहला तो क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में क्या होगी, तकलीफ होगी। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में क्या होगा बेटा, पहला तकलीफ होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और दूसरा इसमें और क्या देखने को मिल सकता है, पेनफुल में, जब सांस लेंगे तो पेन भी होगा, दर्द भी होगा चेस्ट में। ठीक है, तो यहां पर चेस्ट पेन भी देखने को मिलेगा, चेस्ट पेन। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया, डिस्निया क्या होता है। ठीक बच्चों, चौथा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा मुझे और देखने को मिलती है, दैट इज साइनोसिस। दैट इज साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बेटा 11th में, याद रखिएगा, अगर नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं। लिप्स एंड नेल्स, नेल्स टर्न्स ग्रे टू ब्लूइश, ग्रे टू ब्लूइश, मतलब कि ग्रे से ब्लू हो जाएंगे, कौन कौन, आपके नेल और आपके लिप्स, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोसिस। तो ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया क्या बच्चों, साइनोसिस क्या होता है। और भी बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स हमको देखने को इसमें मिल सकते हैं बेटा। ठीक है, खांसी तो आएगा ही, कफ तो आ ही रहा है।
ठीक है, कफ विद स्पुटम, चिल्स एंड राइगर, ठीक है। तो देयर आर मैनी साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट इन द निमोनिया, ठीक है। फीवर तो आ ही रहा है, फीवर के साथ साथ और मैनिफेस्टेशन भी बेटा आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाला पॉइंट अब आपको याद रखना है, इतने से हम लोग क्लिनिकल फीचर में काम चला लेंगे, ठीक है। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए, ठीक बच्चों। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, डायग्नोसिस की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, डायग्नोसिस की। ठीक बच्चों, तो अगर हम डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं बेटा, तो डायग्नोसिस में क्योंकि बेटा चेस्ट का इंफेक्शन है, तो हम लोग इसमें चेस्ट एक्सरे भी करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं बेटा, चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, ठीक। दूसरी अगर हम बात करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, ठीक है, चेस्ट एक्सरे के साथ साथ, चेस्ट एक्सरे के साथ साथ हम लोग स्पूटम, स्पूटम का भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, स्पूटम कल्चर, ठीक है। और थर्ड हम लोग ब्लड कल्चर भी करा सकते हैं, ब्लड कल्चर भी करा सकते हैं। ब्लड कल्चर कहने का मतलब क्या है कि बेटा इसमें ब्लड तक में इंफेक्शन फैल चुका है। याद रखिएगा, इसमें जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं पांचवा साइन एंड सिम्टम्स की अगर मैं यहां पर बेटा बात करना चाहूं, तो याद रखिएगा इसमें सेप्टिसीमिया जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, मतलब कि पूरे बॉडी में क्या हो जाए, इंफेक्शन हो जाए, ठीक है, मतलब पूरे ब्लड में क्या हो जाए, इंफेक्शन। तो इसमें सेप्टिसीमिया जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, सेप्टिसीमिया, ठीक है बच्चों। चलिए, अब डायग्नोसिस के बाद मुझे क्या ट्रीटमेंट बताने की जरूरत है ना, क्या बेटा, ट्रीटमेंट तो आपको भर भर के पढ़ना ही है ना। तो बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट के पीछे मत जाइएगा, बस अपने को पता, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो अगर अपने को पता चल गया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बेटा, तो हम बहुत अच्छे से पता है कि हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, आपका एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे। एंटीबायोटिक्स के साथ साथ बेटा हम लोग और क्या, कफ को रिलीव कराने के लिए कफ सप्रेसेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। और मुझे बताइए बेटा, अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी है तो हम एयर वे मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, मतलब कि उसको बाहर से बेटा क्या ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा के एयर वे का ट्रीटमेंट भी हम लोग मतलब कर सकते हैं, ठीक है। तो एयर वे मैनेजमेंट, एयर वे मैनेजमेंट, आगे बच्चे बात समझ में, ठीक है। तो मुझे लगता है यहां पर कोई डाउट है क्या, एक बार स्लाइड को देखो फिर मुझे बताओ कि कोई डाउट आ रहा है क्या इसमें। मुझे लगता है यहां तक कोई डाउट आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अगर इसमें कोई डाउट नहीं आ रहा है, तो ये यहां पर क्या खत्म होता है बेटा, आपको आपका क्या क्या खत्म होता है, बैक्टीरियल डिजीजेस यहां पर होती हैं आपकी खत्म। एक चीज याद रखिएगा बेटा, यहां पर थोड़ा बहुत आपको हेडेक भी देखने को मिल सकता है, तो हेडेक भी आप मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा, जो बैक्टीरियल डिजीजेस थी बेटा वो होती है यहां पर खत्म, ठीक है। अब जो मैं पढ़ाऊंगा बेटा आपको, उसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, दो डिजीज और बच गई आपकी, एक तो वायरल जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन कोल्ड, और दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, रिंग वॉर्म, क्या बोलेंगे, रिंग वॉर्म, ठीक बच्चों। चलिए, तो ये शॉर्ट वीडियो मैंने मतलब बना दिया। एक शॉर्ट वीडियो बेटा मैं और बना दूंगा आपका, जिसमें मैं क्या डाल दूंगा आपका सेप्टिसीमिया, सॉरी बोल रहा हूं, एक आपका रिंग वॉर्म और कॉमन कोल्ड, ठीक है। चलिए, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया बेटा, तो हम आगे चल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके थर्ड पार्ट में मिलते हैं, ठीक है बच्चा। चलिए, थैंक यू।